हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डॉक्टर नितिन्स एकेडमी। आज हम लोग जो हमारा आखिरी टॉपिक है, मतलब वैसे आखिरी टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है इस चैप्टर का, बट आज हम लोग एक आखिरी लेक्चर बोलना ज़्यादा सही रहेगा, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो टॉपिक अभी हम लोग का चल रहा है वो क्या चल रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछले टर्न पे ही आप लोगों को बता दी थी, जैसे कि क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, क्यों उसकी ज़रूरत हमको पड़ती है, क्या होता है डिसोसिएशन, क्या होता है एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसके बारे में डिस्कस की थी और फिर हमने मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले देखे थे जो कि सेम ही थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरह ही थे, बस एक आई सब में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था जो कि वेंट ऑफ फैक्टर का ही सिंबल होता है। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग पहले एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जो कि है एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद फिर हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे जितने भी पॉसिबल तरह तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, अब ये क्या चीज़ है एबनॉर्मल मोलर मास? तो मोलर मास तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्या होता है ना। एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में निकालना भी सीखा होगा ये, जैसे CO2 का मोलर मास आपको निकालना है तो क्या करते थे, मोलर मास के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, है ना। जैसे ये 1 मोल CO2 है मान लो, तो इसके एटॉमिक मासेस को जोड़ लेते थे हम। जैसे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 16 2 32, और 32 और 12 कितना होता है 44 ग्राम, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, याद हो, बस उसकी यूनिट होती थी U, इसकी यूनिट होती है ग्राम्स में, क्योंकि ये मोलर मास है, मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है नॉर्मल मोलर मास जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये क्या चीज़ है, देखो एबनॉर्मल मोलर मास हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमने एक्सपेक्ट किया हो कि यार इसका मोलर मास निकाला हमने, कितना आया 44 ग्राम। ठीक है, ये मान लो सॉल्यूट है आपका CO2, ये मान लो आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो उसे। अब आप क्या सोच के डिजोल्व कर रहे हो कि भाई 1 मोल CO2 डाला है तो 44 ग्राम होगा वो, है ना। पर जब आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला, उसको याद है 2 वर्ड्स यूज किए थे, एक एक्सपेरिमेंटल दैट इज ऑब्जर्व्ड और एक कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड क्या है, जो आपने कैलकुलेट करा 44 के भाई इतना डाला हमने, फिर जब आपने मेजर किया एक्सपेरिमेंटली या किसी डिवाइस के थ्रू, तो एक्चुअल में पता चला कि वो आ रहा है 60 ग्राम, या वो पता चला 20 ग्राम ही रह गया। तो ये नॉर्मल से जो मोलर मास हटा, अलग हुआ, अदर देन नॉर्मल इज व्हाट, एबनॉर्मल। बस इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, समझ में आया? तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसका मीनिंग लिख देता हूं मैं। द मोलर मास, द कैलकुलेटेड मोलर मास, द कैलकुलेटेड मोलर मास which comes different from experimentally determined molar mass is called एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब आपको लिख दिया है मैंने, मीनिंग समझा दिया है, डिफाइन करने नहीं बोलते हैं, पर पूछ दिया क्या होता है। तो ये वो मोलर मास है, वो कैलकुलेटेड मोलर मास है जो डिफरेंट आता है, अलग आता है। किससे अलग आता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास से। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एक्चुअल होता है, ये है एक्सपेक्टेड, है ना, वही वाली बात है। ये एक्सपेक्टेड, ये है एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपने जो एक्सपेक्ट किया हो मोलर मास उससे कुछ अलग आ जाए, तो ऐसे केसेस में हम उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है।
सवाल ये उठता है ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका? तो भाई कारण वही है, क्या है कारण? डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। यही रीजन है इसका जो हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था। भाई यही हो सकता है कारण। अगर कोई मास आप सोच रहे हो कि 100 आना चाहिए और आ जाए 200, तो एक ही उसका रीजन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भाई जो सॉल्यूट हमने डाले वो डबल हो गए हों, वो बढ़ गया हो उनका अमाउंट, तभी आया होगा। अचानक से तो वजन बढ़ेगा नहीं। सेम एसोसिएशन कम हो गया, है ना? तो यही रीजन है इसका। अब देखते हैं क्या होता है दोनों केसेस में। एबनॉर्मल मतलब ये कि उम्मीद से कम या ज़्यादा आना। कब कम आता है, कब ज़्यादा आता है, ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए, तो डिसोसिएशन के केस में देखते हैं क्या होता है। पहले डिसोसिएशन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना किसी भी चीज़ का। जब भी डिसोसिएशन होता है तो सीधे सीधे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देख चुके हैं अपन। भाई एक सॉल्यूट टूट के 2 हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए, है ना? यही चीज़ होती है। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूट से हमारा मतलब क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट से हमारा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट। केमिस्ट्री में अमाउंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी टर्म यूज होती है? मोल्स। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूले उठा के देख लो, सब में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही आता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट से हमारा मतलब क्या है? सीधी सीधी भाषा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? यही है। अब ये तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको आप बोल लो, ये अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सीधे सीधे नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। उसमें भी कोई ना कोई चेंज आएगा कि नहीं? इससे मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के। नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी नंबर ऑफ मोल्स के मोलर मास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जस्ट उल्टा। यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे हैं किसके? सॉल्यूट के, तो उसका मोलर मास क्या होगा? सॉल्यूट का कम हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा? कम। यानी डिसोसिएशन के केस में क्या देखने को मिलता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा मोलर मास, वो उससे क्या आएगा? कम आएगा, एक्सपेरिमेंटल की तुलना में। तो ये हो गया एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, NaCl मान लीजिए 100% डिसोसिएट हो रहा है किसमें? Na+ में और Cl- में। NaCl का 1 मोल का मास कितना होता है? 58.5 ग्राम। जोड़ लो Na और Cl का अलग अलग, यही होता है। अब मान लो मैंने बोला कि इसका है 29.25 और इसका भी है 29.25 ग्राम। मैंने ऐसे बता दिया कि इन दोनों का इतना इतना है। तो आप सीधे सीधे देखो क्या हो रहा है। पहले मोलर मास एक पार्टिकल का कितना था? सिर्फ एक पे फोकस करना है, टोटल मत जोड़ने बैठ जाना है। ऐसे तो फिर ये टोटल जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। वो तो केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होती है। पर अभी हम एक पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमने एक पार्टिकल का या एक मोल का कितना निकाला वजन? 58.5। अब यहाँ पर एक का देखो तो कितना आ रहा है? 29.25। मतलब आधा ही तो हो गया, कम नहीं आया। आया कि नहीं कम? वही चीज़ बताइए। देखो, डिसोसिएशन हो गया तो मोलर मास डिक्रीज हो जाता है। अगर ये टूटता नहीं, अगर ये टूटता नहीं है, ऐसा का ऐसा आ जाता है NaCl, तो मास 58.5 और 58.5 आता। एक का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ऐसे मत करना करे 58.5 है, ये भी तो 58 ही है, जोड़ लो। एक सॉल्यूट का कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है? समझ में आई ये बात? तो ये देखो आप डिसोसिएशन में हो जाता है। ऐसे एसोसिएशन में क्या होगा? उल्टा। एसोसिएशन के केस में क्या होगा? सीधे सीधे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मतलब मोल्स डिक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सीधे घटते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो क्या होगा, बता ही दिए ऊपर में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिक्रीज हो रहा है तो मतलब मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मोलर मास एक्सपेक्टेड जो है वो एक्चुअल से ज्यादा आ जाएगा। ये भी अगेन एबनॉर्मल का ही एक एग्जाम्पल मान सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 CH3COOH के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और ये एसोसिएट होके ये बना रहे हैं, है ना, डाइमर बन जाता है। अपन ने पढ़ा था एसोसिएशन के केस में क्या हो जाता है, डाइमराइजेशन नहीं पढ़ते थे अपन, एसोसिएट होके डाइमर बनते थे। तो एक CH3COH का अगर हम मोलर मास निकालें तो कितना आता है, लगभग 60 मान लो, चलो अंदाजा से 60 ग्राम, है ना। एक का मान लो कितना होता है, 60 ग्राम। तो अब क्या हो रहा है, अब यही जो दो थे वो जुड़ गए आपस में, अब ये एक बन गया। देखो एक को एक से कंपेयर करना है ना, टोटल मत जोड़ने लग जाना, तो वो सेम ही आएगा, है ना। टोटल जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 CH3COH है तो ये 120 हो जाएगा, है कि नहीं। एक एक का, जैसे यहाँ एक NaCl और एक Na से कंपेयर किया तो देखो कम नहीं हो गया। अब यहाँ एक CH3COH का कितना है, 60। यहाँ पर किसी एक, अब ये देखो पूरा का पूरा एक ही है पार्टिकल, क्योंकि जुड़ गए आपस में। यहाँ दो थे पर यहाँ तो एक ही हो गए ना दोनों। यहाँ कितना होगा, तो भाई CH3COH का कितना है, 60, 2 CH3COH का कितना होगा, 120 ग्राम हो गया ना, ज़्यादा आ गया कि नहीं। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ज़्यादा आता है मोलर मास एक्सपेक्ट नॉर्मल से, और डिसोसिएशन में क्या आता है, कम आता है। उल्टा क्यों चल रहा है ये सिचुएशन, रीज़न बता दिया, क्योंकि मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिलहाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, बस इसी को बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास, कोई नई चीज़ नहीं है। क्लियर है। अब देखो आई के याद हो तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले मैं आई के बता चुका हूं। एक था टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर, है ना, एक फॉर्मूला बताया था। और एक और बताया था ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वन। एक फॉर्मूला अब यहां से आई का और आ जाता है, चलो चल ही नहीं रहा मार्कर। एक फॉर्मूला आई का और आ जाता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये एक फॉर्मूला और नोट कर लेंगे आप आई का। 3 फॉर्मूले बता दिए टोटल आई निकालने के, ये तीसरा फॉर्मूला और याद कर लेना है। अगर आपको नॉर्मल मोलर मास पता है तो एबनॉर्मल से डिवाइड करके आई की वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो NaCl के लिए आपको आई निकालना है, तो एक पार्टिकल का मोलर मास कितना है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल ये है 58.5, जो इस साइड लिखा है वही तो नॉर्मल है बिफोर डिसोसिएशन। और एबनॉर्मल क्या है, उसके होने के बाद तो कितना आ रहा है, 29.25। कितना है, जस्ट डबल ही तो है, 2 नहीं है आई की वैल्यू। तो याद है आई की वैल्यू 2 अगर अपन ऐसे फॉर्म में निकालें, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हैं और पहले कितने हैं, तब भी आई 2 आ रहा था। तो वही वाली बात है, इसके लिए निकालेंगे आई। तो नॉर्मल मोलर मास क्या होगा इसमें, 60। नॉर्मल तो यही हुआ ना, एसोसिएशन के पहले 60, एसोसिएशन के बाद कितना हो गया 120, कितना आया 1/2, तो यहाँ कम हो गया, मतलब आई की वैल्यू यहाँ 1/2। तो ये पढ़ ही चुके हैं अपन, एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है। क्लियर हुआ, सबको समझ आया। चलिए, तो इतना आप फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने थ्योरेटिकल चीज़ें तो सारी पढ़ी ली,
ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जितने भी हो सकते हैं उतने कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स करने की। तो इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करें, आप फटाफट से सारे फॉर्मूले याद कर लो जो हमने अभी तक पढ़ लिए। कौन कौन से फॉर्मूले? कुछ नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़ने हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले हैं, जो आपको याद ही होने चाहिए, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला, अरेंज द following substances, on the, or arrange the following substances in decreasing order of their osmotic pressure, at a given temperature, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस देने वाला हूं मैं यहाँ पर, आपको उनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के। मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, वो पहले आएगा, और फिर उसके बाद सबसे कम, एट गिवन टेम्परेचर। तो ये सब सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। चलिए, सब्सटेंसेस पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। 1 मोलर NaCl, M, कैपिटल M का मतलब पता है ना क्या होता है? मोलर मतलब मोलैरिटी। 1 मोलर Na2SO4, 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए, 3 सब्सटेंसेस दिए हैं हमको यहाँ पर, आपको इन तीनों को अरेंज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं CBSE में। बच्चे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको यही समझ नहीं आता कि कैसे लिखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखो, कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग, तो इसका मतलब ये होता है घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, है ना। डिक्रीज ही तो हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका उल्टा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, वही बात है ना, पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो, ऐसे जाओ तो डिक्रीज नहीं हो रहा है, और ये ऐसे जाओ तो क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है इसका। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होना नहीं है चाहिए। चलिए, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं। ये तो आप लोग पिछली क्लासेस में सीख ही गए होंगे, 9th 9th में, है ना। 10th में बताते थे कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, पता करने का तरीका। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग है मतलब पूरी तरह टूटेंगे, 100% डिसोसिएशन होगा, तो वो टेंशन ही नहीं है वीक वाली जो हम पढ़े थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमको पता करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू mRT, और इंटू आई भी आएगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोलाइट है तीनों। अब देखो, किसी की वैल्यू तो आपको इस क्वेश्चन में दी नहीं है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में निकालना भी नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको सिर्फ बताना है कि किसका ज़्यादा हो सकता है, किसका कम। तो अंदाज़ा लगाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, अंदाज़ा देखो, पाई किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम पे, आर पे, टी पे और आई पे। अब इसमें से एम को तो पहले हटाई दो भाई, एम के बेसिस पर हम नहीं पता कर सकते ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कम है किसका ज़्यादा। क्यों? तीनों की मोलैरिटी सेम है, 1 1 1। आर से तो वैसे ही नहीं बता सकते, वो तो कांस्टेंट ही होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी भी आपका यहाँ पर फिक्स्ड है,
तीनों के लिए। तो बचा क्या, आई, यानी आई के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि किसका पाई कम है किसका ज़्यादा। तो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका पाई भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देख लेते हैं किसका आई ज़्यादा है। तो ये तो पता है, सिंपल है, निकाल के दिखाया है। जैसे NaCl को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, Na प्लस और Cl माइनस। आई क्या होगा इसके लिए, वही पहला वाला फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हैं आफ्टर, 1 और 1 यानी 2, और बिफोर कितना है 1, कितना है की वैल्यू 2। ठीक है। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये टूट के क्या देगा, 2 सोडियम 2 Na प्लस, और ये क्या देगा, सल्फेट आयन। यही होता है। आई क्या होगा इसके लिए, आफ्टर डिसोसिएशन हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 2 प्लस 1, बिफोर हाउ मेनी, ओनली 1। कितना आंसर आया, 3। तो इसके लिए आई की वैल्यू है 3। एंड ये लास्ट तो बताया ही था शायद एग्जाम्पल्स में, ये देगा टूट के 2 Al3 प्लस और 3 SO4 2 नेगेटिव। तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 प्लस 3, बिफोर 1 यानी 5। तो तीनों के लिए आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, 2, 3 और 5। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई के, यानी जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका पाई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मैंने बताई, पहले वो डिटरमाइन करना है जिसका सबसे ज़्यादा हो। तो किसका होगा तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका, जिसका आई ज़्यादा हो। आई सबसे ज़्यादा किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, 5 है आई उसकी वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसका। फिर इससे कम किसका होगा, आई की वैल्यू 3 किसके लिए है, Na2SO4 के लिए। और फिर सबसे कम किसका होगा, NaCl का, क्योंकि उसकी आई की वैल्यू सबसे कम है, दैट इज ओनली 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ ऐसा खास नहीं है। इनफैक्ट आप बिना आई की वैल्यू निकाले भी आप इसको कर सकते थे, मतलब आई निकालना बहुत सिंपल ही है ना। रिएक्शन बिना लिखे भी आप मन में ही देख के निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो सेम ही क्वेश्चन है, एक जैसा ही है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन रख रहा हूं, सब्सटेंस चेंज कर दे रहा हूं। अब की बार सब्सटेंसेस में 1 मोलर NaCl, चलो ये सेम रख दिया। दूसरा है 1 मोलर यूरिया, और तीसरा है 1 मोलर C6H5COOH बेंजोइक एसिड। चलिए अब इसके केस में क्या होगा, इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो वही सेम तरीका है, क्या कैसे पता करेंगे, पाई इज इक्वल टू MRT इंटू आई। ये तो तीनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि मोलैरिटी यहाँ सेम ही है, R कांस्टेंट रहता है, T भी गिवन है, तो I से निकलेगा। चलो सबसे पहले NaCl, तो ये तो अभी लिखा था 2 मिनट पहले, NaCl डिसोसिएट होता है हमेशा। अच्छा आपकी वाले केस में आपको कुछ नहीं बताया है, ये बात ध्यान रखना, ऐसे ब्लाइंडली जंप करके मत दौड़ जाना कि डिसोसिएशन कर दिए सबका, तोड़ दिया सबको। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन डिसोसिएट हो रहा है, कौन एसोसिएट हो रहा है ना। अब पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें सब डिसोसिएशन वाले ही थे, पर यहाँ थोड़ा देखो ध्यान से, NaCl तो डिसोसिएट ही होता है जनरली। तो टूट के क्या दे रहा है, 2, एक Na और एक Cl। आई क्या आएगा, 2 अभी निकाला था, है ना। अब देखो दूसरा क्या है, यूरिया। अब यूरिया में कैसे निकालोगे डिसोसिएशन, कैसे होगा यूरिया का। तो भाई यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं कभी, नहीं टूटते, डिसोसिएशन भी नहीं होता, एसोसिएशन भी नहीं होता, यानी कि इनके केस में आई की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे भाई 0 क्यों होगी, 1 होगी, है ना, क्योंकि जितना था पहले उतना ही बाद में भी रहेगा। अगर पहले 1 था बाद में भी 1 ही रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर इज 1, ये मैंने शुरू में बता दिया था।
पिछले टर्न पे शायद। अच्छा, दूसरा कौन है, C6H5COOH। तो ये अगर आपको याद हो तो मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक CH3COH और एक C6H5COH। ये जनरली क्या करते हैं, एसोसिएट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये दो हैं, तो ये जुड़ के क्या हो जाते थे, एसोसिएट, डायमर बना लेते थे ऐसे। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन इज 1 एंड बिफोर इज 2, 1/2। तो ये तीनों के लिए आई की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, 2, 1 एंड 1/2। अब जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका पाई ज़्यादा होगा। तो आई सबसे ज़्यादा किसके लिए, देखो इस बार NaCl के लिए आई सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो आएगा। फिर कौन आएगा दूसरे नंबर पे, यूरिया, क्योंकि उसका 1 है एग्जैक्टली। और लास्ट में आएगा हमारा C6H5COOH, क्योंकि उसकी आई की वैल्यू 1 से भी कम है, 1/2। ठीक है, समझ आ गया। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आपको बता दिए हैं, कभी भी ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के आए तो आप इस तरह से उन्हें सॉल्व कर सकते हो। कर लिया नोट। चलिए अब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के भी कर लेते हैं, वैल्यूज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 2 मोलल NaCl solution in water has elevation in boiling point of 1.88 Kelvin. 1.88 Kelvin. If Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole, 0.52 Kelvin kg per mole, calculate its I and degree of dissociation. Calculate its I and degree of dissociation. चलिए ये क्वेश्चन है अपना अगला। हाँ, क्या है क्वेश्चन, एक 2 मोलल NaCl सॉल्यूशन है हमारे पास। 2 मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी है ना, कितनी है 2m या 2 है मोलैलिटी, मोल्स पर केजी, ऐसे लिख लो। तो एक 2 मोलल NaCl सॉल्यूशन है वाटर में, जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1.88 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB, यही होता है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इफ Kb फॉर वाटर इज 0.52, Kb भी दे रखा है, तो कैलकुलेट क्या करना है, इसका I निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालनी है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो NaCl वैसे तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पर मैंने वही बोला कि अज्यूम कर सकते हैं वीक। क्वेश्चंस के लिए आपको बोल सकते हैं कि वीक अज्यूम कर लो। तो यहां पर कैसे पता चलेगा, वैसे मत करना कि भाई NaCl का क्या निकालना है, I, अरे ये तो अभी हलवा है, ये तो लो NaCl तोड़ दिए, Na की क्या देगा तोड़ के, Na प्लस और Cl माइनस, I की वैल्यू क्या आ गई 2, और लिख के आ गए एग्जाम में I2 आ गया। हड़बड़ी नहीं मचानी है, ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में NaCl को वीक अज्यूम किया है, और ये आप कैसे जज कर सकते हो, देखो क्या निकालने बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। I और अल्फा तभी आते हैं रोल में एक साथ जब वीक का केस होता है। याद हो वीक के केस में मैंने रिलेशनशिप भी बताई है I और अल्फा की, बस वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, डेल्टा TB दे रखा है, KB दे रखा है, M दे रखा है। जब इतनी चीजें दे रखी हैं तो हम फटाक से इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पहले KB इंटू M इंटू I वाला लगा सकते हैं ना। डेल्टा TB कितना है 1.88, KB कितना है 0.52,
मोलैलिटी कितनी है 2 और आई हमें पता नहीं है, तो आई निकल आएगा यहाँ से, बढ़िया है। आई कितना आएगा 1.88 डिवाइड बाय 0.52 इंटू 2, ऐसे ही निकलेगा। अब इसे आप कर लेना सॉल्व, ये डेसिमल डेसिमल कट जाएंगे, दोनों एक ही प्लेस पे हैं, ये आपका काट लो। कैसे कटेगा, 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, फिर ये 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14, 47/26। अब 47/26 को डिवाइड मार दो, आई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 47/26 करके देख लेना, ये आएगी लगभग 1.807 समथिंग आएगी, पर 1.8 हम राउंड फिगर में इसे ले सकते हैं। तो ये हमने आई पहले निकाल लिया क्योंकि हमें 3 वैल्यूज दे रखी थी, तो हमने देरी बिना किए आई निकाल लिया। अब क्या करना है, आई तो आ ही गया अपना। अब देखो आप 2 लिख रहे थे आंसर, हालांकि अब राउंड ऑफ कर दो तो 2 ही होता है, बट ऐसे नहीं करना है। अब चलो, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना रह गई है अल्फा, वो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। अब आई और अल्फा का एक रिलेशनशिप होता है, वो यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको सब्सटेंस दें तो तोड़ के कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने NaCl का रिलेशनशिप आई और अल्फा का पहले ही बता दिया है एग्जाम्पल में, है ना, पर फिर भी करके देखते हैं। चलो, NaCl को वीक माना है तो ऐसे एरो बनाएंगे, Na+ और टूट के क्या देगा Cl-। याद है क्या करते थे, पहले देखते थे बिफोर डिसोसिएशन क्या है। तो बिफोर डिसोसिएशन मान लो NaCl है 1 मोल, तो ये दोनों कितने होंगे 0, क्योंकि अभी टूटे ही नहीं है। अब टूटने के बाद की स्थिति क्या होगी, टूटने के बाद क्या होगा, अब मान लो कितने टूट गए NaCl, नहीं पता ना अभी कितने टूट गए, पता होता तो अल्फा ही निकल आता। तो कितने टूटे, मान लो अल्फा मोल, तो बचे कितने डिसोसिएशन के बाद NaCl के, अल्फा 1 माइनस, पहले 1 थे, अल्फा चला गया तो बचा यही तो, है ना, 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा टूट के गया है तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, है ना, क्योंकि एक NaCl से एक एक मिला है, तो अल्फा जाएंगे तो अल्फा अल्फा बनेगा। बस अब निकाल लो आई। अब आई का फॉर्मूला लगा दो, आई का फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर, तो आफ्टर ये तीनों को जोड़ लो, यही होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर कितना है 1 प्लस 0 0 है वो, तो सीधे सीधे क्या होगा, आई इज इक्वल टू एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा। याद है यही इक्वेशन आई थी, तो ये आपको याद है तो ऑटोमेटिकली लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी करके आप दिखा सकते हो, ये भी ज़रूरी है। अब तो सिंपल है, आई हम निकाल चुके हैं, कितना है आई 1.8, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से, क्या होगा 1.8 माइनस 1, 1.8 माइनस 1, 1.8 में से 1 घटाए कितना आया 0.8, कितना आया 0.8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.8। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब पूरा 1 मोल NaCl नहीं टूट रहा है, 0.8 आपका टूट रहा है, 0.8 मोल्स। परसेंट में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई 80%, तो 80% डिसोसिएशन हो रहा है बस NaCl का यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको बता दिया तरीका, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम उन्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m/10 an m/10 solution of पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसका m/10 सॉल्यूशन है, इज 50% डिसोसिएटेड, is 50% dissociated at
27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका डिसोसिएशन 50% हो रहा है। कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ये है क्वेश्चन हमारा अगला। M/10 सॉल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो 50% टूट रहा है 27 सेल्सियस पे। कैलकुलेट करना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा। कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा? MRT इंटू आई। आई भी आएगा ना यहाँ पे क्योंकि डिसोसिएशन का खेल चल रहा है और ये इलेक्ट्रोलाइट ही है। चलिए क्या होगा? M क्या होता है? मोलैरिटी। देखो M/10 ये मैंने आपको इसी चैप्टर में मोलैरिटी जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था कि कभी ऐसा लिखा आ जाए, इसको डेसीमोलर भी बोल सकते हैं। M/10 का मतलब सीधे सीधे आपको मोलैरिटी ही तो दे रखी है 1/10। R की वैल्यू आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या यूज करते हैं, याद ही कर लो। T क्या है? 27। अब 27 सेल्सियस में है, केल्विन में कितना होगा? 273 जोड़ दो तो 300, है ना। यही सब चीजें तो हैं। इनटू आई नहीं पता है, आई इज अननोन, है ना। तो दिक्कत क्या है? अभी देखो सिर्फ एक आई है जो हमारे पास अननोन है। अगर आई निकल आए तो हम पाई निकाल सकते हैं। तो आई के लिए क्या करेंगे भाई? आई के लिए इसको तोड़ेंगे हम, वही सब तोड़ने वाला खेल जो भी NaCl के साथ किया था। अब देखो K4FeCN6 को हो सकता है आपको तोड़ना अभी नहीं आए, अनटिल एंड अनलेस आप जब तक फर्स्ट वॉल्यूम का आखिरी 5th चैप्टर ना पढ़ लो। ये है एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आप पढ़ोगे, वो एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना जनरली टूटते कैसे हैं। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, जितनी भी एंटिटी लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये है एक्चुअल में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि ये ऐसे के ऐसे ही आयनिक फॉर्म में बाहर आते हैं। मतलब आप सोचोगे कि Fe अलग हो जाए, Cn अलग हो जाए, ऐसे नहीं। ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो अलग हो जाता है, वो फ्री है। जैसे K है तो 4K पहले अलग हो जाएंगे, 4K अलग हो जाएंगे। अब अंदर जितना भी बचा है वो ऐसा का ऐसा ही कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाहर? FeCN6। चार्ज क्या होगा भाई? इस पे 4+ है तो ये 4- होगा। तो ऐसे टूटे गए, ये ध्यान रख लो। बाकी आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब तो सिंपल है खेल, वही रिलेशनशिप निकालनी है आई की और अल्फा की। तो बिफोर डिसोसिएशन मान लीजिए कितने हैं? 1, तो ये तो 0 ही रहेंगे चाहे कितने भी हों, बने ही नहीं है अभी। आफ्टर का खेल क्या होगा? तो टूटने के बाद क्या स्थिति होगी? मान लो कितने टूटे? अल्फा मोल टूट गए मान लो, है ना। अल्फा मोल टूट गए मान लो, तो बचेंगे कितने? 1 - अल्फा, 1 - अल्फा। अब बनेंगे कितने? तो देखो एक K4FeCN6 है ना, एक ही तो है ये एक पूरा का पूरा जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये टूटने पे कितने K दे रहा है? 4। एक का 4 हो रहा है ना, तो अल्फा का डिसोसिएट होगी तो बनेंगे कितने इसके? 4 अल्फा। सेम है। सिमिलरली ये एक टूटने पर एक FeCN6 दे रहा है, तो अल्फा जाने पे कितना देगा अल्फा? तो जो हिसाब यहाँ होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वही हिसाब यहाँ कर देते हैं। अब आई का फॉर्मूला लगा देंगे आफ्टर अपॉन बिफोर वाला। तो आफ्टर डिसोसिएशन जोड़ दो, कितना है? 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, ये तीनों जुड़ जाएंगे क्योंकि तीनों है सॉल्यूशन में, और बिफोर तो 1 ही है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यानी आई क्या हो गया? 1 + 4 अल्फा। ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा। तो ऐसे आप फटाक से तोड़ के कभी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते तोड़ना आना चाहिए आयंस में, नहीं तो फिर दिक्कत। अब क्या करेंगे? आई कैसे निकलेगा? तो भाई अल्फा दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि 50% टूट रहा है। 50% कितना होता है? 0.5, है ना। तो यहां से आई क्या हो जाएगा? आई = 1 + 4 × 0.5। तो ये हो जाएगा 1 + 4 × 0.5 कितना होता है? 0.5 यानी आधा, 1/2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 4 का आधा 2 यानी 3। तो i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 3। तो 0.0821 इंटू 300 इंटू 3/10 ये आपको अब करना है सॉल्व। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, जो भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसको तो कर लेंगे सॉल्व। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, इसे 0.08 अज्यूम कर लेना राउंड फिगर में। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर तो नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, बस इसको आप मल्टीप्लाई तो करना है बस 3 चीज़ों को। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, लगभग इतना आना चाहिए 7.3 atm, ये आना चाहिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ आ गया? कितना आया? 7.3 atm। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर में या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको आज करा दिए हैं वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। कोई नई चीज़ नहीं है, वही फॉर्मूले हैं, बस एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आई है। तो आई या तो आपको तरीका देंगे निकालने का, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई तो डायरेक्ट तोड़ के निकाल लो आप, है ना, वो पहला वाला फॉर्मूला आई का यूज़ करके। इन केस क्वेश्चन में अल्फ़ा का खेल है, ज़्यादातर अल्फ़ा वाले आते हैं क्वेश्चन, तो फिर आपको ये भी बता दिया है तोड़ना जोड़ना, है ना। मान लीजिए यहाँ पर K4FeCN6 की जगह मैं यहाँ पर क्या दे देता, बेंजोइक एसिड दे देता, तो वहाँ पर एसोसिएशन करना था आपको, वो भी मैंने बताया है, उसमें भी कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं, एग्जाम्पल दिखाया है करके। तो ऐसे आपको एक इक्वेशन बना के यहाँ से जो भी निकालना हो, आई अल्फ़ा जो भी ज़रूरत हो वो आप निकाल सकते हो, फिर इसके बाद यहाँ पुट करके जो भी आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चंस एंड आई थिंक फर्स्ट चैप्टर इज़ नाउ कम्प्लीटली फिनिश्ड। हर पॉसिबल चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। लेक्चर्स आप देख लेना, शायद टोटल 17 या 18 वीडियोज़ होंगे, तो इसकी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, सॉल्यूशंस के नाम से ही, सॉल्यूशन चैप्टर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो लाइन से आप सारे वीडियोज़ देखते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। और अब अगले टर्न पे हम लोग नए चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे हमारी केमिस्ट्री को, और अगला चैप्टर जो है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अगर आप CBSE का सिलेबस देखोगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो सेकंड चैप्टर से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 12 मार्क्स का होता है, ये शायद 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 मार्क्स का है। तो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टर्न पे। तब तक के लिए जितना अभी तक पढ़ाया है इन सबको आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए, न्यूमेरिकल्स छोड़े तो सब खेल खराब है। ठीक है, 3 चैप्टर हैं शुरू के, थोड़ा जिनमें आपको थाम के न्यूमेरिकल्स करने हैं अच्छे से, फिर इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो फिर भी थ्योरेटिकल हैं, पर ये थोड़ा आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए तो अगले टर्न पर मिलते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम और वीडियोज़ ऐसे अपलोड करते रहें और सब्जेक्ट्स भी लेकर के आते रहें। ठीक है, चलिए अगले टर्न पर आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ।